राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक तुम्हारी शय के लेख, तुम्हारे समाज की शय के पहले भाग में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राहुल सांकृत्यायन जी समाज की अहमियत को बताते हैं और फिर वे जिक्र करते हैं कि किसान और मजदूर कितनी मेहनत से विभिन्न तरह के सामान और अनाज को पैदा करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वे सबसे निम्नतर स्तर पर बने रहते हैं सभी वर्गों में। उसके लिए वो अपने तरीके से कुछ समाधान ढूंढते हैं, कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष होता है जिन्हें वे समाज की जोंक कहते हैं। जमींदार, महाजन, मिल मालिक, बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले, नौकर और पुरोहित, इन लोगों को समाज की जोंकों के रूप में वे प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वे उल्लेख करते हैं कि मंदिरों में बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन चलते हैं, यहां तक कि वे पुरुष जिन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया जाता है, पंडितों के साथ मिलकर भव्य आयोजन करते हैं और गीता और रामायण की साखियां गाते हैं कि सब जन एक बराबर हैं, जिसे हम कण कण में भगवान कहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई अस्पृश्य कुएं की जगत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो सबकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। तो महज वो सारी बातें जो रामायण और महाभारत से निकाल कर महात्मा और पुरोहित लोगों को समझा रहे होते हैं, वे महज कागजी बातें साबित होती हैं। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। चलिए भाग 2 शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा पीछे से लेती हूं ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। तो पिछला एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के दोबारा सुना रही हूं। महात्मा और पंडित लोग गदगद होकर अर्थ कर रहे हैं। जो है सब भगवान की देन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। चराचर जगत जब भगवान के रूप में है, जो है सो उसमें कोई भेद नहीं। मालूम होता है चारों ओर समदर्शिता, विश्व बंधुता और प्रेम का महासागर लहरें मार रहा है। उसी समय जेठ की दोपहरी में प्यास का मारा चमार आ जाता है। उसके कदम कुएं की ओर बढ़ते हैं। भक्तों में से कोई उसकी जात पहचानता है, कानाफूसी होती है। महात्मा और भक्ति रस में गदगद सभी श्रोताओं की त्योरियां चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और सभी मानो जीते जी खा जाने के लिए उस निरपराध व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसका कसूर क्या है? क्या कुएं से पानी पीना अपराध है? क्या समदर्शिता और विश्व बंधुत्व के वायुमंडल में कुएं से पानी निकालकर पी लेना महापाप है? और यह मंडली कुछ ही मिनटों पहले जिस राग को आलाप रही थी, उसके रहते क्या ऐसा करना उचित था? उन व्यक्तियों में से एक एक से अलग अलग पूछिए, उनके वचन और कर्म में, मंतव्य और कर्तव्य में इतना अंतर क्यों? घूम फिरकर आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि समाज उनसे वैसा ही कराना चाहता है। तो यहां पर वे सारा दोष जो है वो समाज के ऊपर मढ़ देते हैं। समाज दोषी है, लेकिन उस समाज में इस तरह की चीजों को प्रचलन में लाने वाले मैं समझती हूं ज्यादा दोषी हैं, और उन्हें फॉलो करने वाले भी। तो अब हम दूसरा पार्ट यहां से शुरू कर रहे हैं। किसी ऊंची जात के माता पिता की एक छोटी सी लड़की है। समाज ने मजबूर किया है कि उसकी शादी 8-10 बरस की उम्र तक हो जाए। 11वें बरस में वह लड़की विधवा हो जाती है। समाज कहता है उसकी शादी नहीं हो सकती। अब जिंदगी भर उसे ब्रह्मचर्य से रहना और इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। कैसा ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम, जिसके पालन में विश्वामित्र और पराशर, ऋषि श्रृंग और व्यास जैसे बड़े बड़े ऋषि बिल्कुल असमर्थ रहे। ये उन ऋषियों के नाम है जिन्होंने घोर तपस्या के लिए जो जाने जाते हैं। जब वे इन संयमों को ना अपना सके तो एक छोटी सी 11-12 साल की बच्ची से ये उम्मीद करना कितना बेईमानी है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी। आज भी उसी विधवा लड़की का 50 साल का बूढ़ा बाप एक स्त्री के मर जाने पर दूसरी से शादी करने को तैयार है। तो कितनी विद्रूप सोच समाज की है, खासकर पुरुष वर्ग की, उसे वे उजागर कर रहे हैं। उसके 25 वर्ष के भाई को स्त्री के मरे उसके 25 वर्ष के भाई की स्त्री को मरे महीने भर से भी ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी शादी की बातचीत तय हो रही है। क्या समाज की अक्ल मारी गई है? क्या उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है? क्या उसे मालूम नहीं कि इस अबोध बालिका से जिंदगी भर ब्रह्मचर्य और संयम की आशा रखना दुराशा मात्र है? क्या अपने पास पड़ोस के प्रति वर्ष 1-2 गर्भ गिरते उसने नहीं देखे?
माफ कीजिएगा, इतना सब कुछ पढ़ने पर मैं उत्तेजित हो जाती हूँ जब समाज की जो कलुषित मानसिकता है उसके ऊपर विचार करती हूँ। तो वो उत्तेजना शायद यहाँ इस वक्त दिखाई दे रही होगी आपको, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इतने पर भी क्या वे नहीं समझ सकता कि यदि उस बालिका को खुलकर पुरुष समागम का मौका नहीं दिया गया तो वे छिपकर वैसा करेगी। खुलकर करने पर शायद वे रिश्ते की जाति का भी ख्याल करती, लेकिन छिपकर करने पर वह सबसे नजदीक के संबंधी के साथ भी नाता जोड़ सकती है। किसी जाति का पुरुष जो उसे सुलभ है उसके प्रेम का पात्र हो सकता है। इस गुप्त प्रणय का परिणाम वह जानती है, इसके लिए मृत्यु दंड से कम नहीं है। तो यहाँ पर 2-3 चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, आपका संज्ञान चाहूंगी, जो मुझे बेहद महत्वपूर्ण लगती हैं। सबसे पहली बात कि राहुल सांकृत्यायन जी धर्म को नहीं मानते थे, उसकी रूढ़ियों से अलग हटकर सोचते थे, लेकिन वहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि वे जाति को जरूर मानते थे, या कहीं ना कहीं जाति उनके लिए अहमियत रखती थी, क्योंकि बार बार उन्होंने इस बात को लिखा है। ध्यान दीजिएगा सिर्फ 2 पंक्तियों पर। खुलकर करने पर शायद वे रिश्ते और जाति का भी ख्याल करती, लेकिन छिपकर करने पर तो वे सबसे नजदीक के संबंध के साथ भी नाता जोड़ सकती है। किसी जाति का पुरुष जो उसे सुलभ है उसके प्रेम का पात्र हो सकता है। तो यहां पर उन्होंने धर्म का जिक्र नहीं किया क्योंकि वे धर्म नहीं मानते थे, लेकिन जाति का वे उल्लेख करना कहीं भी नहीं भूले हैं इस तरह के प्रसंगों में, संदर्भों में। इससे मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जाति उनके मन मस्तिष्क पर हावी रही होगी जरूर, और न ही उस दौर के सबसे जो विख्यात थे डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्य समाज से इतने पढ़े लिखे थे, और उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो भी मैं जिक्र आगे करूंगी क्योंकि लेख में आएगा। चलिए लेख जारी रखते हैं। यदि गर्भ न गिराया जा सका तो उसे सबसे हल्की सजा यही मिलेगी कि उसके माता पिता, भाई बंधु, खून के अत्यंत नजदीकी संबंधी उसे किसी अनजान शहर में किसी सुनसान जगह में छोड़ आए, जहां उसे जीवन भर वैश्यवृत्ति या उसी तरह का कोई काम करना होगा। समाज के कारण उसके भाई बंधु उसे जहर भी खिला सकते हैं, हथियार से भी मार सकते हैं। यदि गुप्त संबंध को छिपाया जा सका तो गर्भ तो जरूर ही 1-2 गिराए जाएंगे। जो समाज इन सब बातों को अपनी आंखों से देखता है और इसके परिणामों को भी भली भांति समझता है, वह कैसे इतनी असंभव शर्तें अभागे व्यक्तियों के सामने पेश करता है। क्या इससे उनकी हृदयहीनता स्पष्ट नहीं होती? हर पीढ़ी के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को इस प्रकार कलुषित, पीड़ित और कंटकीर्ण बनाकर क्या वह अपने नर पिशाचता का परिचय नहीं देता? ऐसे समाज के लिए हमारे दिल में क्या इज्जत हो सकती है, क्या सहानुभूति हो सकती है? बाहर से धर्म का ढोंग, सदाचार का अभिनय, ज्ञान विज्ञान का तमाशा किया जाता है, और भीतर से ये जघन्य कुत्सित कर्म। धिक्कार है ऐसे समाज को, सर्वनाश हो ऐसे समाज का। तो यहां पर उन्होंने अगेन मेंशन किया है कि धर्म का ढोंग, लेकिन जात पात नहीं मानते ऐसा वे नहीं लिख रहे हैं। जिस समाज ने प्रतिभाओं को जीते जी दफनाना कर्तव्य समझा है और गधों के सामने अंगूर बिखेरने में जिसे आनंद आता है, क्या ऐसे समाज के अस्तित्व को हमें पल भर भी बर्दाश्त करना चाहिए? तो यहाँ पर एक वे कहावत बोल रहे हैं, गधों के सामने अंगूर बिखेरना। तो मैं इस कहावत से परिचित नहीं हूं, ये मेरे लिए कुछ नया है। तो आप में से यदि कोई इसका मतलब जानते हो और ये प्रचलन में कैसे आई, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरा भी मार्गदर्शन करिएगा। एक गरीब माता पिता हैं, उनको खुद न अपने खाने पीने का ठिकाना है, न पहनने ओढ़ने का। उनके घर में एक असाधारण प्रतिभाशाली बालक पैदा होता है। लड़कपन से ही उसे किसी धनी के बच्चे को खिलाना पड़ता है, कि मतलब बाल मजदूरी उससे करवानी शुरू कर दी जाती है बचपन में ही। भेड़ बकरियां चराकर पेट पालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माँ बाप जानते तक नहीं कि लड़के को पढ़ाना लिखाना भी उनका कर्तव्य है। तो ये बात तो हमने अक्कर माशी में भी देखी थी, जब पहले ही एपिसोड में शरण कुमार लिम्बाले जी लिखते हैं कि उनका दोस्त भी उनके साथ पिकनिक पर आना चाहता था, लेकिन उसकी माँ जो है वो उसे खींच कर ले जाती है कि बाप को रोटी देने जाओ पहले। यही शब्द थे, वरना पता है ना कि रात को क्या अंजाम होगा अगर समय पर खाना ना मिला तो ये बंदिशें तो रहती ही हैं।
माँ बाप जानते तक नहीं कि लड़के को पढ़ाना लिखाना भी उनका कर्तव्य है। यदि वे जानते हैं तो न तो उनके पास फीस देने के लिए पैसा है, ना किताब के लिए दाम। लड़का बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, और साथ ही साथ उसके प्रतिभा को भी वह ले जाता है, जिसके द्वारा वह देश को एक चाणक्य, एक कालिदास, एक आर्यभट्ट, एक रविंद्र, एक रमन दे सकता था। तो ये भी नोट डाउन करिए प्लीज, जिन व्यक्तियों के नाम उन्होंने लिखे हैं ये सभी उच्च वर्ग के लोग हैं। और यहां पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम छोड़ दिया है अगेन, जबकि लेख जो है वो छपरा जेल में उन्होंने लिखा था, और छपरा जेल में वे गए थे 1939 में, और वहां पर बैठकर उन्होंने लिखा था। और उस वक्त भी अस्पृश्य समाज में सबसे बड़े नेता और सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में उस समय भी डॉक्टर अंबेडकर शामिल हो चुके थे, लेकिन कहीं भी उनका कोई जिक्र नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर भी बन सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मुझे चुभता है कि किस तरह की ये समझ है, और समझ में भी कितने इफ एंड बट हैं उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने गांव के एक अभिनेता को देखा है। यदि वे किसी ऐसे देश में पैदा हुआ होता जहां प्रतिभाओं के आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुले हैं, तो वहां वह प्रथम श्रेणी का जगद्विख्यात अभिनेता होता। लेकिन आज 60 बरस की अवस्था में उस शिक्षित व्यक्ति की वह महान प्रतिभा ग्रामीण स्त्री पुरुष जीवन के कुछ सजीव चित्रण द्वारा अपने परिचितों का कुछ मनोरंजन मात्र कर सकती है। और यही बात मैं डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी कहना चाहूंगी कि यदि वे भारत में ना पैदा होकर कहीं और पैदा हुए होते तो पूरी दुनिया उन्हें हाथों हाथ रखती, यहां तक कि भारत के लोग भी उन्हें हाथों हाथ रखते। क्योंकि यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जो हैं उनके बारे में बहुत अच्छे विचार रखे जाते हैं, जो कि एक ब्लैक थे और उन्होंने अश्वेत लोगों के लिए बहुत आंदोलन किए, अगुवाई भी करी कई आंदोलनों की। उनको भी यहाँ पूजनीय समझा जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को नहीं। राजनीतिक लाभ उनसे जरूर लिया जाता है। मैंने ऐसे स्वाभाविक कवि देखे हैं जिन्हें अक्षर का कोई भी ज्ञान नहीं, जिस भाषा को बोलते हैं उनमें कोई लिखित साहित्य नहीं, कोई आचार्य परंपरा नहीं, छंद और अलंकार के परिचय का कोई साधन नहीं, तब भी अपनी भाषा में बहुत ही भावपूर्ण रसपूर्ण कविता कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में वे कहीं भी जाति मेंशन नहीं करते हैं। शिक्षित जन उनकी कविता को गंवारों कहकर निरादर करते हैं और उसके कारण वे खुद भी उसे वैसा ही समझते हैं। कवित्व के लिए बाहर से ना उन्हें कोई प्रेरणा मिलती है ना प्रोत्साहन, सिर्फ अंतः प्रेरणा से मजबूर होकर वे कभी कभी कुछ गा लेते हैं। मैं गांव के एक लड़के के बारे में जानता हूं जिसकी मां विधवा है, नाम मात्र का थोड़ा सा खेत पुत्र और माता की जीविका का साधन है। लड़का गांव की पाठशाला में पढ़ने बैठा, असाधारण मेधावी, गणित में विशेष निपुण। प्राइमरी स्कूल में उसे छात्रवृत्ति मिली जिसकी सहायता से उसने मिडिल पास किया। वहां भी उसने छात्रवृत्ति पाई, यद्यपि पर्याप्त न थी तो भी किसी तरह वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता था। मैट्रिक में युक्त प्रांत से उत्तीर्ण होने वाले कई हजार छात्रों में उसका नंबर दूसरा या तीसरा था, किंतु जो 1 या 2 छात्र उसकी अपेक्षा अधिक नंबर में पास हुए थे वह धनिकों के लाडले थे। उनके ऊपर 2-2, 3-3 अध्यापक घर में अलग रखे गए थे। उन्हें हमारे उक्त तरुण की तरह खाने पीने की चिंता न थी। अब की बार फिर उसे छात्रवृत्ति मिली। वह कॉलेज में पढ़ने लगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित उसके विषय थे। छात्रवृत्ति पर्याप्त न थी, उधर स्वास्थ्य भी इतना अच्छा न रहता था। इस पर भी उस देहाती जगह से आकर तीव्र विद्यार्थियों के लिए मशहूर एक विश्वविद्यालय में उसने नाम लिखवाया था, जहां छात्रवृत्ति कम थी। संयोग से एक ही छात्रवृत्ति के लिए 3 विद्यार्थियों के नंबर बराबर आ गए। तो अब इसके आगे वे बता रहे हैं किस प्रकार इसे जनेऊ लीला तो नहीं कह सकते, किस प्रकार जो गरीब बच्चे हैं उनको छांट दिया जाता है साजिशों के तहत, और ये इतना महीन होता है कि इन्हें सामने से देखा नहीं जा सकता। ध्यान दीजिएगा, संयोग से एक ही छात्रवृत्ति के लिए 3 विद्यार्थियों के नंबर बराबर आ गए। छात्रवृत्ति किसको मिलनी चाहिए इसका निर्णय करते वक्त विश्वविद्यालय ने ऐसे 2 विषय ले लिए जिनमें एक और ही छात्र, जो कि एक धनाढ़े की संतान था, के 1-2 नंबर अधिक हो गए।
किसी ने उसकी परवाह न की कि उस तरुण की प्रतिभा, जो घोर दरिद्रता में जन्म लेकर भी कितनी कठिनाइयों को पार कर यहां तक पहुंची थी, का भविष्य क्या होगा। मुझे उस तरुण से साल भर मिलने का मौका मिला। मैंने देखा उसका चेहरा थाइसिस के रोगी जैसा हो गया था। तो थाइसिस कौन सी बीमारी है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। बदन बहुत दुबला पतला। मैंने कारण पूछा। तरुण ने बहाना बना लिया। उसके चले जाने के बाद दूसरे साथी ने बतलाया, उसे इस साल छात्रवृत्ति नहीं मिली। बहुत कहने सुनने पर फीस माफ हो गई। खाने पीने के लिए उसने ट्यूशन पाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन न मिला। एक दो दोस्त अपने साथ रखने का आग्रह करते थे, लेकिन इसे वह अपना आत्मसम्मान के खिलाफ समझता था। तो यहां पर भी वे इस छात्र की जाति का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन अपनी जानकारी को जतलाते हुए मैंने जब तरुण से पूछा तो उसने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, मैंने ट्यूशन के लिए बहुत कोशिश की। कॉलेज के घंटों को समाप्त करके मैं घंटों इसी फेर में घूमता रहा, लेकिन कहीं कुछ होते हवाते ना देखकर मैंने उसे अब छोड़ दिया। उसे मतलब कॉलेज को छोड़ दिया है। जिस वक्त मुझे उस प्रतिभाशाली तरुण की इस उपेक्षा को देखने का मौका मिला और वह भी सुना कि वह सिर्फ एक बार थोड़ी सी खिचड़ी खाकर गुजारा करता आ रहा है, तो सच बताऊं मेरी आंखों में खून उतर आया। मुझे ख्याल आता था, ऐसे समाज को जीने देना पाप है। इस पाखंडी, धूर्त, बेईमान, जालिम, नृशंस समाज को पेट्रोल डालकर जला देना चाहिए। काफी उत्तेजक विचार राहुल सांकृत्यायन जी के यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रहे हैं कि वे जला देने की बात कर रहे हैं समाज को। लेकिन वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं कि किस कठिनाइयों से उन्होंने किया। बात बात पर अपमान होता था उनका, और पढ़ने पढ़ाने के लिए कक्षा के बाहर उनको बिठाया जाता था। उन सारी कठिनाइयों को वो नजरअंदाज कर गए बहुत खूबी से। सामने से देखने पर ये सब चीजें बहुत मामूली लगती हैं कि जाति का उल्लेख नहीं किया और कहां पर किस तरह से उल्लेख कर रहे हैं। धर्म का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, मगर जाति का फिर भी उल्लेख कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं। तो ये सभी बातें देखने में मामूली हैं, पर ये मामूली नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को समझने के लिए काफी हैं। एक तरफ प्रतिभाओं की इस तरह अवहेलना और दूसरी तरफ धनिकों के गधे लड़कों पर आधे दर्जन ट्यूशन लगा लगा कर ठोक पीट कर आगे बढ़ाना। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके दिमाग में 16 आने गोबर भरा हुआ है। अब तो खैर बहुतों के भरा हुआ है, तब शायद कोई ये एक्सेप्शन ही रहे होंगे। लेकिन वह करोड़पति के घर पैदा हुआ था। उसके लिए मैट्रिक पास करना भी असंभव था, लेकिन आज वह MA ही नहीं, डॉक्टर है। उसके नाम पर दर्जनों किताबें छपी हैं। दूर की दुनिया उसे बड़ा स्कॉलर समझती है। एक बार उसकी एक किताब को एक सज्जन पढ़कर बोल उठे, मैंने इसकी अमुक किताब पढ़ी थी, इसकी अंग्रेजी बड़ी सुंदर थी और इस किताब की भाषा तो बड़ी रद्दी है। उनको क्या मालूम था कि इस किताब का लेखक दूसरा था और इस किताब का दूसरा, कि मतलब एक ही व्यक्ति वो दूसरों की किताबें अपने नाम पर छपवा लेते हैं और जब उन्हें खुद लिखना हो तो वे कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन दूसरों का चुरा कर वे प्रस्तुत जरूर कर देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम पर बहुत बहुत से दिवस मनाए भी जाते हैं। प्रतिभाओं के गले पर इस प्रकार छुरी चलते देखकर जो समाज खिन्न नहीं होता, उस समाज की क्षय हो, उसको छोड़ और क्या कहा जा सकता है। तो यहां पर यह लेख समाप्त होता है, लेकिन इस लेख के बीच में मैंने कुछ विचारणीय प्रश्न और बिंदु आपके सामने रखे हैं जो संभवतः मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे और उनकी अपने तरीके से आप खुद भी व्याख्या कर सकते हैं। ये सब मेरी समझ से जो मेरे को समझ में आया, मैंने वो व्याख्याएं करी हैं, और आप कुछ और यदि व्याख्या आपके मन में है तो उसे प्रस्तुत कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए, और हमसे बहुजन विजडम पर भी जुड़ सकते हैं अम्बेडकर नामा के अलावा, और अम्बेडकर नामा ग्लोबल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अगले एपिसोड तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।